गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना तैयारी। मात्र 40-45 दिन बचे हुए हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और डेली सेट पेपर के लिए हम भी आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ आपको टाइम देंगे सोचने के लिए और डायरेक्टली आपका आंसर बता देंगे। ठीक है। और एक्चुअल में हम यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने नहीं आए हैं। हम आपको सारी चीज़ें संडे टू संडे, मतलब एक सेट पेपर हम करवाएंगे स्पेशल, जो कि आपका संडे को होगा और उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे। करीबन 3 से 4 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए, करीबन 10 से 15 क्लास ऐसी देंगे कि आपका लगभग 50% पोर्शन उसी सेट से आ जाएगा। आज जो है यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2025 कृषि प्रावधिक सहायक प्रैक्टिस सेट 24 है। कृषि कंप्यूटर प्लस यूपीजी के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और इससे बाहर नहीं जाएगा। आपकी जो क्लास है, यानी मैं संजीव जो है प्रजापति ले रहा हूं और मैं प्रेजेंट में कृषि विस्तार अधिकारी हूं। आपका जो है मंडे से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। आपका जो है ऑफलाइन फीस 1500 है, ऑनलाइन 500 रुपए है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ये बैच चलने वाला है। और अभी 31 मई के लिए एक कूपन कोड है जिस पर सभी कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। VAA50 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। VAA50 एक कूपन कोड है, ये अप्लाई करना। तो ये शायद आपका ये बैच भी 250 रुपये में आ जाएगा, है ना सभी। लेकिन ऑफलाइन 1500 फीस ही है आपका। ठीक है। VAA50 VAA50 कूपन कोड। आपका जो है प्रिंटेड नोट्स 499 में उपलब्ध है, 5 ऑप्शन के साथ है। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में, नवीन पैटर्न पर आधारित है। ठीक। आगे बात करें, 100 आज ही लॉन्च किए, 100 व 50 सेट। 100 सेट आपका जो है एक है कि 4 ऑप्शन के साथ है, एग्रीकल्चर कंप्यूटर प्लस यूपीजी के। और इसमें भी आपका अगर VAA 50 कूपन कोड लगाते हो तो ये आपका 399 का पड़ेगा, 8249 का पड़ेगा यदि इसमें भी आप कूपन कोड लगाते हो, है ना। VAA 50 कूपन कोड लगाना है आपको। VAA 50 100 सेट पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में, डाउनलोडेबल PDF डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक। आगे बात करें, आपका जो है मेगा टेस्ट सीरीज आज ही हमने इसको भी लॉन्च कर दिया है। ये भी आपका जो है मात्र 149 रुपीज में पढ़ने वाली है 3 महीने के लिए, है ना। तो 40 प्लस अल्ट्रा लेवल, 50 सेक्शनल, 50 टॉपिक, परीक्षा पैटर्न पर आधारित मेगा टेस्ट सीरीज, अल्ट्रा मेगा या अल्ट्रा लेवल टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। साथ में साथ बच्चों आप लोगों के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यूपीजी के स्पेशल 99 में, 12,000 प्लस आपके MCQ 499 में, 499 में, 12,000 एग्रीकल्चर के MCQ डाउनलोडेबल। और साथ में साथ आपका कंप्यूटर स्पेशल 99 रुपीज में, ब्रह्मास्त्र सेट पर जिसमें 20 फुल लेंथ सेट हैं, 40 टॉपिक वाइज सेट हैं, प्रिंटेबल PDF 65 का एग्रीकल्चर क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर और 20 यूपीजी के। ये भी आपका लगभग 150 रुपए में पड़ जाएगा, 149। ब्रह्मास्त्र कितने में? 149 में पड़ने वाला है। आपके जो है कंप्यूटर, कृषि और यूपीजी के नोट्स अवेलेबल हैं। आपके जो है कृषि के कंप्लीट नोट्स 1500 में ये अवेलेबल है। कहाँ पर मिलेंगे? विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर आप विजिट करके इस पर एनरोल कर सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है कि भाई विजन एग्री अकेडमी ने बस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ दिया है। 12,000 आपके जो है क्वेश्चन अलग से एग्रीकल्चर के दिए हैं। 100 सेट पेपर, लगभग 120 सेट पेपर हमने जो है इसमें दिए हैं आपको, फुल सेट दिए हैं। और लगभग आपका जो है 60 सेट पेपर ब्रह्मास्त्र में दिए हैं। तो मतलब ये कहें कि लगभग 20,000 क्वेश्चन हमने अभी तक प्रोवाइड किए हैं आप लोगों के लिए। 20,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन काफी होते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक पायरेथ्रिन, निकोटीन,
ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन सा निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक है? तो भैया पायरेथ्रिन निकोटीन, बताओ जल्दी से। ए और बी दोनों, तो भाई दोनों है ना, पायरेथ्रिन और निकोटीन दोनों आपके प्राकृतिक रूप से मिलने वाले क्या हैं? कीटनाशक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा प्रश्न। भारत में स्थानांतरित खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? अब ये स्थानांतरित को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झुम खेती भी कहते हैं, जिसमें जंगलों या वनों को साफ किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। और ये कहां पर सबसे ज्यादा फेमस है? आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। कहां पर फेमस है बच्चों? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट? आपका बागवानी फसलों के लिए किस प्रकार के उर्वरक क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। तो ज्यादातर जो बागवानी फसलें हैं ना, इनमें हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। यूरिया तो आपके नॉर्मली फील्ड क्रॉप में हम डालते ही हैं, लेकिन जो बागवानी फसलें हैं उसमें क्या यूज करते हैं हम? आपका वर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाएगी? उपजाऊ, बंजर, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो भैया यहाँ पर राधे राधे सोलंकी मानवेंद्र जी, तो कैसी हो जाएगी भैया? एक ही, मान के चलो आप धान उगा रहे हो, बार बार धान उगा रहे हो, सीरियल क्रॉप उगा रहे हो, मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लगातार रसायनों के प्रयोग से जो भूमि हो जाती है, कैसे होती है? बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। एक किसान अनाज को भूसे से अलग करना चाहता था, इसे किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग या हैंड पिकिंग? आप भैया अनाज से भूसा अलग करना चाह रहे हो, क्या करोगे? क्या करोगे अनाज से भूसा अलग करने के लिए? तो हम विनोइंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? विनोइंग। वह प्रक्रिया जिसमें आप अनाज से भूसा अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी विनोइंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो इसकी कटाई की जाती है। रेशा है कपास का, ऊन का, जूट या रेशम? कौन सा रेशा है? बताओ जल्दी से। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो ये देखो, कह रहा है ना तने से प्राप्त होता है। कपास थोड़ी ना हमें तने से प्राप्त होता है, ऊन थोड़ी ना, ऊन तो हमें भेड़ से मिलता है, रेशम तो हमें रेशम कीट से मिलता है। बचा क्या? जूट, है ना। जूट कहाँ से मिलता है? आपका फ्लोएम से। तने के फ्लोएम से रेटिंग के माध्यम से सड़ाया जाता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है। ठीक, या फिर कहें रेशा मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत के किस राज्य में स्लैश एंड बर्न कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? बेवर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य में स्लैश एंड बर्न खेती को बेवर कहा जाता है? किस राज्य में कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बता दो। भारत के किस राज्य में स्लैश एंड बर्न कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? तो भैया आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो भैया मध्य प्रदेश में। किसमें? आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जाना जाता है ना। राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं? तो ये निराई, सॉरी, उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो भैया पहले क्या करोगे? आप बीज को बोओगे, मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई करोगे, प्याज को तोड़ना या प्याज को हार्वेस्टिंग करना, प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते काटना, निराई करना। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी को ढीला करोगे, है ना। सबसे पहले क्या करोगे? मिट्टी को ढीला। फिर क्या करोगे? आप बीज को बोना शुरू करोगे। सही क्रम पूछा गया है ना। सॉरी, उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, उपयुक्त चरणों का सही क्रम चुनिए, है ना। तो पहले आप क्या करोगे? मिट्टी को ढीला करोगे। 2 सही हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया? 2 सही हो गया। फिर क्या करोगे? आप बीज बोओगे, है ना। बीज बोने के बाद आप क्या करोगे? निराई गुड़ाई करोगे, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे?
प्याज के ऊपर से सूखे पत्तों को काटना, फिर प्याज की हार्वेस्टिंग करना, मतलब 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 3 1 4 5 सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावला दाल का प्रमुख उत्पादक है? चावला जानते हो? चावला, 3 1 4 2 5, नहीं भैया, तीन तो पहले हुआ, मिट्टी को ढीला करने से मतलब के लिए खुदाई, डिगिंग टू लूज द सॉइल, तीन तो पहले आएगा नहीं, लूज करना मतलब आप पहले वो कर रहे हो, है ना। तो चावला आपका नॉर्मली ये कह सकते हैं आपका रौसा, रौसा या काउपी को हम चावला कहते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दाल का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो भैया एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों का उत्पादन कौन करता है? आपका मध्य प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का घटक है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का घटक है जिंक, कॉपर, आयरन, क्लोराइड। कार्बनिक निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का घटक है? तो भैया वो है आपका जिंक। कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो घटक कौन है आपका? जिंक है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्व जो विटामिन बी12 का घटक है, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर या बोरॉन। विटामिन बी12 का घटक कौन है बच्चों? कोबाल्ट। विटामिन बी12 का घटक कौन है आपका? कोबाल्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कपास में फिंगर लीफ रोग किस रसायन के अपशिष्ट प्रभाव के कारण होता है? कपास में फिंगर लीफ रोग किस रसायन के अपशिष्ट प्रभाव के कारण होता है? आपका क्लोरोफायरिफॉस, क्लोरोपायरिफॉस, मैनकोजेब, 2,4-D या Na, किसके कारण होता है बच्चों? बताओ जल्दी से। कपास में फिंगर लीफ रोग, कपास में फिंगर लीफ रोग किसके कारण होता है? तो भैया ये 2,4-D के अपशिष्ट प्रभाव के कारण होता है। किसके अपशिष्ट प्रभाव के कारण? 2,4-D। अगला क्वेश्चन, ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्य रूप से सीमित है मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य और दक्षिण भारत में, उत्तर प्रदेश हिल्स में। बताओ जल्दी से। ड्यूरम गेहूं की खेती, ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्य रूप से सीमित है, कहां पर तक सीमित है बच्चों? तो भैया ये सीमित है आपकी मध्य और दक्षिण भारत में। ड्यूरम की खेती कहां पर की जाती है? मध्य व दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेसिका जुन्सिया को किसके बीच संकरण करके, संकरण के बाद विकसित किया गया है? ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैरिनाटा। किसके बीच जो है संकरण करके ब्रेसिका जुन्सिया को डेवलप किया गया है? बताओ जल्दी से आंसर क्या हो, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया ये क्या है? ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का संकरण के बीच क्रॉस है। कौन सा आपका? ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए संकर चावल पहली बार विकसित किया गया था? भारत में, चीन, जापान, यूएसए में। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पहली बार संकर चावल उत्पादित किया गया था, तो कहां पर किया गया था? तो भैया भारत से पहले कौन है उत्पादन में? चीन।
संकर आपसे पूछेगा कि संकर धान के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है, तो चाइना है। और सबसे पहले जो है व्यावसायिक रूप से संकर चावल का जो है उत्पादन भी आपका किसने किया था, चाइना में। और पहला हाइब्रिड राइस भी विकसित किया था चाइना, युआन लोंगपिन, युआन लोंगपिन। कपास में कलियों और बॉल्स का भारी झड़ना किसके कारण होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, मिट्टी में फास्फोरस की कमी, मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी, या कली बनने के चरण में पानी की कमी कारण। कलियों और बॉल्स का जो है झड़ना किस कारण से होता है आपका कपास के अंदर, बताइए आंसर। तो भैया कलियों का झड़ना ये होता है आपका कली बनने के चरण में पानी की कमी। अमित कुमार जी राइट आंसर कर रहे हैं, कली बनने के चरण में पानी की कमी। किसकी कमी, पानी की कमी। कली बनने के चरण में पानी की कमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंचाई की फर्रो विधि में फर्रो का केवल 1/4 भाग गीला किया जाता है, फर्रो का केवल 4/5 भाग गीला किया जाता है, फर्रो का केवल 1/2 भाग गीला किया जाता है, फर्रो का केवल 3/4 भाग गीला किया जाता है। बताओ जल्दी से, फर्रो विधि में क्या होता है, बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो भैया 3/4। फर्रो के 3/4 भाग को ही गीला किया जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन डी हो जाता है। क्या होता है, डी। फर्रो केवल 3/4 भाग ही गीला किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फसल लॉगिंग का उपयोग किया जाता है भैया गन्ना, चुकंदर और मक्का या चाय में। फसल क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है भैया, गन्ना से संबंधित है। किसने दिया था, किसने दिया था, एच.एफ. क्लीमेंट ने। किसने दिया था, एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था, है ना, एच.एफ. क्लीमेंट ने। गन्ना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ही खेत में एक साथ नारियल, कॉफी, मिर्च और अदरक उगाने को कहा जाता है रिले क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। यदि आप एक ही खेत में नारियल लगा रहे हो, काली मिर्च लगा रहे हो, अदरक लगा रहे हो, तो ये किस प्रकार का जो है सस्यन है, बताओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर कीजिए। तो भैया मल्टी स्टोरी, अदरक छोटी हाइट की फसल है ना, अदरक क्या है, छोटी हाइट की फसल है, नारियल बड़ी है, काली मिर्च उससे छोटी है, नारियल से छोटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मल्टी स्टोरी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, केले के पनामा रोग की रोकथाम कैसे की जाती है। कॉपर फफूंदनाशक का छिड़काव, जिंक वाहक का छिड़काव, मिट्टी में चूने का प्रयोग, पर्याप्त सिंचाई प्रदान करना। केले में पनामा बेल्ट का नियंत्रण करना है तो क्या यूज करोगे, कॉपर फंजीसाइड, नहीं 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 भैया, हम यहां पर यूज करेंगे मिट्टी में चूने का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम लाइम का यूज करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, लहसुन में अमीनो एसिड होता है, लहसुन में अमीनो एसिड होता है, एलिन, एलिसिन, डायलिल, डाइसल्फाइल, एलिनेज। लहसुन में अमीनो एसिड होता है तो भैया कौन सा होता है, लहसुन में कौन सा अमीनो एसिड होता है, एलिसिन, एलिसिन या आपका एलिन। एलिसिन राइट है ना, नहीं है, एलिन होता है। लहसुन में जो अमीनो एसिड होता है वो तो एलिन है ना, क्या है आपका एलिन, जो कि आपका प्रीकर्सर है किसका, एलिसिन का। किसका प्रीकर्सर है, एलिसिन का। एलिन कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये कहें कि जब हम उसे गार्लिक या आपका जो लहसुन होता है उसको काटते हैं या उसे चॉप करते, चॉप मतलब काटते हैं, तो उस समय आपका जो एलिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एलिसिन में, है ना। एलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलिसिन में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर
आपका गार्लिक में अमीनो एसिड कौन सा होता है, एलिन होता है। कौन सा होता है, एलिन होता है, ठीक। जबकि सल्फर कंपाउंड पूछे तो सल्फर कंपाउंड आपका एलिसिन होता है। गार्लिक में जो सल्फर कंपाउंड होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो है आपका फ्लेवर और उस सुगंध के लिए जो जिम्मेदार है वो एलिसिन है, ठीक। अमीनो एसिड आपका जो है एलिन है। क्लियर रखना ये, वरना बाद में दिक्कत हो जाए। अगला क्वेश्चन, RMO40, RMO40 किसकी एक किस्म है, मूंग, उड़द, हॉर्स बीन या मोथ बीन की। RMO40 किसकी एक किस्म है, RMO40 किसकी एक किस्म है। तो बच्चों RMO40 जो है आपकी मोथ बीन की, किसकी बच्चों, मोथ बीन की किस्म है। RMO40 किसकी किस्म है, आपकी मोथ बीन की किस्म है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम अवशिष्ट अम्लता किसकी निरंतर मिट्टी में प्रयोग से जुड़ी है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अधिकतम अवशिष्ट अम्लता किसकी निरंतर मिट्टी में प्रयोग से जुड़ी है, किसका यूज करोगे मिट्टी में निरंतर तो आपकी अम्लता बढ़ जाएगी, तो किसका यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के यूज से, अधिकतम यूज से आपकी मृदा की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, आम के बगीचे में भराव फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है, आंवला, अंगूर, अनार, पपीता। फिलर क्रॉप के रूप में, फिलर क्रॉप के रूप में कौन सी क्रॉप यूज होती है, फिलर फसल के रूप में आम के बगीचों में आप किसका यूज करोगे। बताइए जल्दी से। डी पपीता बिल्कुल सही है, पपाया का यूज करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, किन्नो मंदायन का विकास किसने किया था, एल मॉस, WB हैस, टी टनाका, HB फ्रॉस्ट। किन्नो मंदारिन का विकास किसने किया था, किन्नो मंदारिन का विकास किसने किया था, बताओ जल्दी से। किन्नो मंदारिन का विकास किसने किया था, तो ये किन्नो मंदारिन जो है आपका किसने दिया था, HB फ्रॉस्ट। किसने खोजा था, HB फ्रॉस्ट ने। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, वृक्षारोपण की षटकोणीय प्रणाली में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं, 25, 40, 10 या 15। षटकोणीय प्रणाली में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, A, B, C या फिर D, क्या होगा सही उत्तर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 15% अधिक। वर्गाकार की तुलना में षटकोणीय में 15% अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, अमोनिया को अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, एलेनिन ट्रांसफेरेज या ग्लूमाइन सिंथेज, ग्लूटामाइन सिंथेज। बताओ अमोनिया को अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, अमोनिया को अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम, A, B, C या फिर D, क्या होगा सही उत्तर। जल्दी से आंसर कर दो। अमोनिया को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदलने वाला, तो भैया वो है ग्लूटामाइन सिंथेज, सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये जो है अमोनिया को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है, ऑप्शन डी। भैया सेशन को शेयर कर दो यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अपने अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर जरूर करिएगा, एक थंब जरूर थंब लाइक कर लीजिएगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश श्वसन अधिक होता है मक्का में, गन्ना में, अनानास या चावल में। प्रकाश श्वसन
अधिक किसमें होता है? बताओ, प्रकाश श्वसन सबसे ज्यादा किसमें होता है? मक्का, गन्ना, अनानास या चावल? तो यह प्रकाश श्वसन जो सर्वाधिक होता है ना बच्चों, वो चावल में होता है। किसमें होता है आपका? चावल, राइस। प्रकाश श्वसन सर्वाधिक किसमें होता है आपका? राइस में होता है, चावल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सही मिलान ना करने वाले को चुने, मतलब जो सही से नहीं मिला है उसको चुने। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट लाल रंग द्रव, ल्यूकोप्लास्ट भंडारण प्रोटीन, न्यूक्लियोलस बसा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया न्यूक्लियोलस बसा जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन 31, पौधों में जाइलम और फ्लोएम तत्व जीवित कोशिकाओं की एक परत से घिरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है? कैस्पीरियन स्ट्रिप्स, पेरिसाइकिल, स्टेल या एंडोडर्मिस? पौधे में जाइलम और फ्लोएम तत्व जीवित कोशिकाओं की एक परत से घिरे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो भैया उन्हें कहा जाता है आपका पेरिसाइकिल। क्या कहा जाता है बच्चों? पेरिसाइकिल कहा जाता है ना। पौधों में जाइलम और फ्लोएम तत्व जीवित कोशिकाओं की एक परत से घिरे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पेरिसाइकिल। अगला क्वेश्चन 32, जड़ का कौन सा भाग पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? रूट कैप, रूट हेयर, एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस? जड़ का कौन सा भाग पानी को अब्जॉर्ब करता है? बताइए, जड़ का कौन सा भाग पानी और खनिजों को अवशोषित करने का काम करता है? 32, क्वेश्चन नंबर 32। तो भैया वो है रूट हेयर। जो आपके रूट हेयर या रूट रोम है या जड़ बाल है, जड़ रोम या जड़ बाल हैं, ये क्या करते हैं? पानी और खनिजों को अवशोषित करने का काम करते हैं। कौन? रूट हेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फूल का नपुंसकता किसमें संकरण के लिए आवश्यक है? नरबांज पौधे में, स्वपरागण वाले पौधे में, स्वासंगत पौधे में, द्विलिंगी पौधों में? ना या फिर कहें नरबंधता, नरबंधता, यहां नरबंधता किसके लिए चाहिए? नरबंधता किसके लिए चाहिए होती है? नरबंधता किसमें संकरण के लिए आवश्यक है आपका? तो भैया नरबंधता किसके लिए? स्वपरागण वाले। भैया यहाँ पर मेल अगर कि आपका फर्टाइल होगा तो स्वपरागण हो जाएगा। यदि आप संकर विकसित कर रहे हो, हाइब्रिड विकसित कर रहे हो, तो आपको मेल स्टेराइल चाहिए। तो नरबंधता किसके लिए उपयुक्त रहती है? आपकी संकरण के लिए आवश्यक है स्वपरागण वाली फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक ही जीन के कई प्रभावों को कहा जाता है प्लियोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइड, हेट्रोप्लॉइड या इनमें से कोई नहीं? एक ही जीन के कई प्रभावों को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एक ही जीन के कई प्रभावों को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन, बीजमैन, कैसल या फिलिप्स? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था आपका जर्म प्लाज्म सिद्धांत? तो ये जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया बीजमैन ने। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है? क्वार्टज, ओलिवाइन, एल्वेट, जिप्सम? प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी कौन है? तो भैया वो है क्वार्टज। प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी कौन है आपका? क्वार्टज है। अगला क्वेश्चन 37 है, मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी जल क्षमता हमेशा सकारात्मक होती है? ऑस्मोटिक क्षमता, मैट्रिक क्षमता, गुरुत्वाकर्षण क्षमता, इनमें से कोई नहीं? मिट्टी में निम्नलिखित में कौन सी जल क्षमता हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव होती है? तो भैया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल क्षमता या गुरुत्वाकर्षण क्षमता क्या होती है? हमेशा सकारात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मिट्टी के अष्टफलकीय सीट में मैग्नीशियम किस खनिज का संकेत देता है? डाई ऑक्टाहेड्रल, ट्राई ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, मोनोहेड्रल?
मिट्टी के अष्टफलकीय शीट में मैग्नीशियम किस खनिज का संकेत देता है? बताइए जल्दी से, किस खनिज का देता है? तो ये ट्राईऑक्ट्राहेड्रल का। किसका संकेत देता है? ट्राईऑक्ट्राहेड्रल का। राधे राधे अमित जी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी मिट्टी आमतौर पर होती है अम्लीय, क्षारीय, तरल, लवणीय। तो देखो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर वर्षा होते रहने के कारण यहाँ की मृदा में कैसी होती है? ज्यादातर अम्लीय होती है। कैसी होती है बच्चों? अम्लीय, है ना। पहाड़ी जो क्षेत्र की जो मृदा होती है वो ज्यादातर कैसी होती है? अम्लीय, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है, क्षार निच्छालित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ की मृदा कैसी होती है? आपकी अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक सतह क्षितिज को कहा जाता है किस, या फिर कहें किस हॉरिजॉन को डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कहा जाता है? अनुवांशिक क्षितिज, पेडॉन, एपिपेडॉन, एंडोपेडॉन। डायग्नोस्टिक सतह क्षितिज को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यह एपिपेडॉन को। किसे कहा जाता है? एपिपेडॉन। डायग्नोस्टिक सतह क्षितिज को कौन सी कहा जाता है? एपिपेडॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 41, डी लेकार्प निम्नलिखित में से किसकी पोषक स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक है? डी लेकार्प, साइट्रस, आम, अनन्नास, केला। डी लीफ है, डी लीफ है। डी लीफ आपका निम्नलिखित किसकी पोषक स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक है? साइट्रस, आम, अनन्नास, केला। डी लीफ है। बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? डी लीफ निम्नलिखित में से किसकी पोषक स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक है? तो भैया ये है आपका किसका? अनन्नास का। किसका बच्चों? अनन्नास। अगला क्वेश्चन 42 है, उपलब्ध जल धारण क्षमता अधिकतम होती है चिकनी दोमट की, रेतीली चिकनी दोमट, सिल्टी चिकनी दोमट, दोमट मृदा। सर्वाधिक उपलब्ध जल धारण क्षमता, उपलब्ध जल धारण क्षमता अधिकतम किसकी होती है? बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी, क्या हुआ राइट आंसर? ए, डी लीफ का संबंध आपका पाइनएप्पल से है ना, सिट्रस नहीं है। अमित कुमार, उपलब्ध जलधारण क्षमता अधिकतम किसकी होती है? तो भैया ये होती है आपकी चिकनी दोमट की, या फिर कहें क्ले लॉम सॉइल की। सर्वाधिक जो उपलब्ध जलधारण क्षमता अधिकतम किसकी होती है? आपकी क्ले लॉम की, चिकनी दोमट। अगला क्वेश्चन 43, पालक, एमरेंथस पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां बाली होती हैं अत्यधिक पर परागण, अक्सर पर परागण, स्वपरागण, अक्सर स्वपरागण वाली। किस? पालक, एमरेंथस और पालक कैसी है भैया? तो भैया ये है आपकी अत्यधिक पर परागण, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है ना। डी लीफ होता क्या है बताएं? देखिए डी लीफ आपका जो है, जो आपकी जल्दी या फिर कहें जो अभी अभी मैच्योर लीफ है उसको प्रदर्शित करता है, या फिर कहें कि जो अभी अभी बनी है या मैच्योर हुई है लीफ उसको प्रदर्शित करता है। वो आपके जो है न्यूट्रिएंट की कमी व अधिकता या फिर कहें उसके जो बैलेंस है जो आपका एनालाइज करता है, ठीक है, वो डी लीफ है होता है आपका। एक वैल्यू है डी लीफ, जिसमें आपकी मैक्सिमम फिजिकल या फिर कहें फिजिकल या फिर कहें पादप कार्य की है जो एक्टिविटी होती है वो डी लीफ कहलाती है ना। इंडिकेटर होता है पाइनएप्पल में। अगला क्वेश्चन, कुल विचरण में आनुवांशिक विचरण का अनुपात जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध निर्धारित करता है उसे इस रूप में जाना जाता है: आनुवांशिक उन्नति, प्रवेश, आनुवांशिकता, प्रभुत्व। जो कि आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध स्थापित करेगा वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 44। तो भैया राइट आंसर हो जाता है आनुवांशिकता कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिजेनेसिस की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? अरस्तु द्वारा, बोनेट, वुल्फ या डार्विन?
इपीजेनेसिस की अवधारणा किसने दी थी? इपीजेनेसिस की अवधारणा किसने दी थी? भैया शेयर कर दो यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो भैया ये वुल्फ ने दी थी। किसने दी थी भैया? वुल्फ ने। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी फसल को किसी दिए गए पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है फिर भी उसमें कोई कमी के लक्षण नहीं दिखते। तो भैया उससे कहते हैं कि भैया आपके जो न्यूट्रिएंट है उसमें कमी तो है लेकिन कमी के लक्षण नहीं दिखते। कमी तो है लेकिन कमी के लक्षण नहीं दिखते, तो उसे हम क्या कहते हैं? छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? हिडन हंगर, जिसमें फसल को किसी दिए गए पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है फिर भी वह जो है उसमें कोई कमी का लक्षण नहीं दिखाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिडन हंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन हंगर। अगला क्वेश्चन 47, मोलिब्डेनोसिस मवेशियों में एक बीमारी आहार में मोलिब्डेनम और कॉपर के असंतुलन के कारण होती है जब चारे में मोलिब्डेनम की मात्रा से अधिक होती। कितने से? 5 ppm से अधिक, 10 ppm से अधिक, 15 ppm या 20 ppm से अधिक। कितने ppm से अधिक हो जाए कि आपकी मवेशियों में मोलिब्डेनोसिस हो जाए? तो भैया कितना? 5 ppm से अधिक मोलिब्डेनम की मात्रा होने पर क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनोसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक या चयापचय पोषक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जेबी लिविक, डीजे निकोलस, डीआई अर्नोन या आपका कोई नहीं? बताइए भाई कि कार्यात्मक या चयापचय पोषक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो बच्चों ये दिया गया था डीजे निकोलस द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? डीजे निकोलसन द्वारा, है ना। कार्यात्मक या चयापचय पोषक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपका डीजे निकोलस द्वारा। अगला क्वेश्चन 49, कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन होता है 16%, 21, 26 या 33%। कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। तो भैया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों? 21% होता है। कितना होता है? 21%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन। फ्लेम फोटोमीटर किसके निर्धारण के लिए यूज किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के निर्धारण में, है ना। पोटेशियम के निर्धारण में फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस के लिए प्रयुक्त निष्कर्षक है क्षारीय परमैंगनेट, 0.5 MnAsCO3, MnN अमोनियम एसीटेट या N एसिटिक अम्ल। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? कैल्शियम साइनामाइड में लगभग 50% आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम साइनामाइड में 50% कैल्शियम होता है लगभग। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें या सही उत्तर की बात करें, तो यहां सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 0.5 MnAsCO3 का यूज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 52, मिट्टी में कोई निदानात्मक पेडोजेनिक क्षितिज नहीं होते जिन्हें मिट्टी के क्रम में शामिल किया जाता है? हिस्टोसोल्स में, मॉलिसोल्स में, अल्टीसोल या एंटीसोल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स को क्या कहते हैं आपका? बताओ जल्दी से, एंटीसोल्स को आप क्या कहते हो? एंटीसोल्स को क्या कहा जाता है?
बताओ जल्दी से। ए बी सी या फिर डी, एंटीसॉल्स। कौन सी मृदा कहा जाता है एंटीसॉल्स को? कौन सी मृदा का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ। तो भैया जो नई नई सॉइल बन के आई है ना, जो नई नई सॉइल बन के आई है, नई नई मृदा बन के आई है, कौन सी मृदा? आपकी एल्यूवियल सॉइल, है ना। इतनी सी बात नहीं बता पाए आप लोग। रंग में सबसे हल्का ह्यूमस अंश है फ्लोविक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल या ह्यूमेन अम्ल या इनमें से कोई नहीं? सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का कौन सा है भैया बताओ जल्दी से। तो वो है आपका फ्लूविक अम्ल। रंग में सबसे हल्का ह्यूमस अंश कौन सा है आपका? फ्लूविक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बोरेक्स या सुहागा में बोरॉन की मात्रा होती है 11, 25, 19 या 39। बोरेक्स में बोरॉन की मात्रा कितने परसेंट होती है? बोरेक्स में बोरॉन की मात्रा कितने परसेंट होती है? बताइए जल्दी से आंसर। बोरेक्स में बोरॉन की मात्रा तो लगभग 11% होती है। कितनी होती है? बोरेक्स में बोरॉन की मात्रा आपकी 11% होती है। ऐसे कैसे चलेगा? सेशन को शेयर करो भैया, ऐसे थोड़ी ना आपका सिलेक्शन होना है, मतलब शेयर तो करना है ना थोड़ा बहुत। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सिलेक्शन जो है कंपटीशन बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के किस समूह में सबसे अधिक बायोमास होता है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, कवक, शैवाल। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के किस समूह में सबसे अधिक बायोमास होता है? तो भैया वो होता है आपका कवक में। बायोमास मतलब सबसे ज्यादा जो कवक का ही बायोमास, या फिर कहते हैं कि भार हो सकता है। बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, या फिर कहें वो दिखते भी नहीं है। आपका कवक दिखता है तो अधिक, सबसे अधिक बायोमास किसका देखने को मिलेगा? कवक का। अगला क्वेश्चन 56, जब सभी प्रतिकृतियों में समान अंतःक्रिया भ्रमित होती है तो इसे इस रूप में जाना, आंशिक भ्रमित करना, पूर्ण भ्रमित करना, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे 56 को। When the same interaction is confound in all the replication, it is known as a partial confounding, complete confounding, both A and B, and option D none of these। तो भैया यहाँ राइट आंसर हो कंप्लीट कंफाउंडिंग, या पूर्ण रूप से भ्रमित करना करेंगे इसे। क्या कहेंगे? पूर्ण भ्रमित करना, है ना, पूर्ण भ्रमित करना। अगला क्वेश्चन 57 है, भ्रमित करने में आमतौर पर अंतःक्रियाओं का कौन सा क्रम भ्रमित होता है? निम्न क्रम, पहला क्रम, उच्च क्रम, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन कंफाउंडिंग जनरली विच ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन इज कंफाउंड। तो भैया कौन सा जो है आपका कंफाउंड होता है भ्रमित करने? भ्रमित मतलब ये विस्तार से संबंध कह रहा है ना। तो यहाँ पर विस्तार में आपको भ्रमित करने के लिए उच्च क्रम, कौन सा बच्चों? उच्च क्रम। अगला क्वेश्चन है, जापान में विस्तार कार्य सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? सरकारी संगठन द्वारा, किसान संगठन, मजदूर संगठन या व्यापार संगठन? किसके द्वारा जापान में विस्तार कार्य सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये क्या? किसान संगठन द्वारा। किसके द्वारा? किसान संगठन द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि विकास कार्यक्रम आईडीपी, जिसे लोकप्रिय रूप से पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से 7 जिलों में शुरू हुआ था। 1959 में, 1960-61, 1964 में, 1970 में। कब शुरू हुआ था? गहन कृषि विकास, आईएडीपी, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब शुरू हुआ था? तो ये 1960-61 में। कब शुरू हुआ था? 1960-61 में। अगला क्वेश्चन, फार्म प्रदर्शन कार्य डॉक्टर सीमेन द्वारा यूएसए में शुरू हुआ 1903 में, 1908 में, या 1955 या 1953 में? डॉक्टर सीमेन द्वारा यूएसए में कब शुरू हुआ था फार्म प्रदर्शन, फार्म डेमोन्स्ट्रेशन? तो ये शुरू हुआ था 1903 में। फार्म डेमोन्स्ट्रेशन वर्क बिगिन इन यूएसए बाय डॉक्टर सीमेन, तो ये 1903, 1903। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12। रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12। किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो भैया ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से।
विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, रानीखेत एक रोग है, वायरल, नेमेटोड, बैक्टीरियल या फंगल। रानीखेत इज अ डिजीज, वायरल, नेमेटोड, बैक्टीरियल, फंगल। तो ये वायरल डिजीज है, मुर्गियों में होती है, वायरल डिजीज है रानीखेत। इसके लिए जो हम टीका यूज करते हैं वो लासोटा, लासोटा का टीका इसके में लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, मैरिनो का विकास हुआ है फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए या हॉलैंड। मैरिनो कहाँ, मैरिनो डेवलप्ड इन फ्रांस, यूएसए, डेनमार्क या हॉलैंड। तो भैया मैरिनो का विकास कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है। मैरिनो कहाँ की नस्ल है, फ्रांस की है। कहाँ की है बच्चों, फ्रांस की है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी का शरीर का तापमान होता है 98.2 डिग्री सी, 45.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन इज 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 के समथिंग होता है, 107 के समथिंग होता। अगला, सानेन नस्ल मूल रूप से कहाँ की है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, यूके। सानेन जिसे मिल्क क्वीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिल्क क्वीन। गोट या बकरियों में मिल्क क्वीन या आपकी दूध की रानी के नाम से जानी जाती है, स्विट्जरलैंड की है सानेन। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड। सानेन ब्रीड इज नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड की जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें कहते हैं फंक्शन कीज, एरो की, पेज और अप और पेज डाउन, शिफ्ट और अल्ट। तो भैया उन्हें फंक्शन, विशेष कार्य के लिए जो डेवलप की जाती है वो फंक्शनल की होती है। अगला क्वेश्चन, बीआईटी का पूर्ण रूप बुल्ट इन टास्क, बाइनरी डिजिट, बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क, बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क। बताइए बीआईटी का फुल फॉर्म। तो भैया बीआईटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बिट, बिट का क्या होता है, बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। भैया अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। बेसिकली अभी एआई का जमाना है तो अंडरस्टैंडिंग करता है, लेकिन ये कहें कि अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता है। प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोल करे, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कंट्रोलिंग था, कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोल करता है। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट के वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होती है, रो, सेल, कॉलम या हेडिंग वर्कशीट के। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉलम। वर्टिकली देखने को मिलते हैं, मतलब इस तरह से। पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे छोटे भागों में ब्रेक करना, डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे वाक्यों में ब्रेक करना, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे पैराग्राफ में ब्रेक करना। तो यह पेज ब्रेक का सीधा सा मतलब है भैया डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट। मतलब ये कहो कि हम यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर हमने इंटर पेज ब्रेक किया तो अगले पेज पर पहुंच गए, तो पेज ब्रेक है ना। डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन, ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस। ट्रैक बॉल का उदाहरण कौन सा है, तो भैया पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 72, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है वो है आपका सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मास स्टोरेज। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जाता है उसे हम कहते हैं मास स्टोरेज। क्या कहते हैं, मास स्टोरेज कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कॉल रो, कंटेनर, बॉक्स या सेल। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 74, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाना चाहिए, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, एडिट मेन्यू या व्यू मेन्यू। तो ये कट एंड पेस्ट कहाँ होता है वर्ड में, एडिट मेन्यू में होता है। कहां पर होता है कट एंड पेस्ट, एडिट मेन्यू में। अगला क्वेश्चन, ये तो भैया ज्यादा ऊपर चला गया। 75, सर्किट ब्रेकर वाला
डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे कहते हैं वोल्टेज ब्रेकर, सर्ज प्रोटेक्टर, वोल्टेज प्रोटेक्टर। क्या कहा जाता है उसे? तो उसे हम कहते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। अगला क्वेश्चन, यह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं तो भैया सिस्टम यूनिट में होते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, स्कैनर, रैम या सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है बच्चों? तो यहाँ पे कहते हैं हम सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है डॉट डीओसी, भैया ये तो वर्ड का होता है। डॉट एक्सएलएस, भैया ये सही है। डॉट पीपीटी पावर पॉइंट का होता है। अगला क्वेश्चन 79, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाए? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस। एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करोगे आप? तो कट एंड पेस्ट, कट कर लोगे उसे, पेस्ट कर दोगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? सीपीयू, रीडर, मेमोरी, स्कैनर। टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो ये उसे स्कैनर, कॉपी करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, उसे स्कैनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कैमूर की खाड़ी से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? शारदा, केन, राप्ती या सिंधु। कैमूर की खाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो आपकी केन नदी। कैमूर की खाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? केन नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1947, 1976, 1980, 1984 में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भैया ये स्थापित हुआ था आपका 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष था? 1976। माता टीला बांध किस नदी शहर से में है? बांदा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। तो भैया माता टीला बांध ललितपुर जिले में, झांसी मंडल के ललितपुर जिले में तालबेहट में है ना माता टीला, जो कि बेतवा नदी पर बना है। किस पर बना है? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, महान सूफी संत निजाउद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? बनारस, बदायूं, बांदा, बलरामपुर। महान सूफी संत निजाउद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो बच्चों ये हुआ है आपका कहां पर? तो भैया बदायूं में। कहां पर हुआ है? बदायूं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष। संवैधानिक प्रमुख, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भैया वो होता है आपका राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है उत्तर प्रदेश सरकार का? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? 18, 16, 20 या 22। तो भैया 18 मंडल है। प्रशासकीय मंडल कितने? 18 है ना। अगला क्वेश्चन 87वां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है वह है अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, बीपी सिंह। वह भैया मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। तो चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह ये आपके जो है प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है इनने, ठीक, और मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब गया था, कब गठन हुआ था या फिर कहें कब बना था? 1948 में, 1949, 1958, 1951 में, 91 में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब गठन हुआ या कब किया गया था या कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था आपका 1948 में। अगला क्वेश्चन 89 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? विधान परिषद अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1945, भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई थी? तो भैया ये आई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के, ठीक। अगला क्वेश्चन 90 है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा।
उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा, उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 91 है। 28 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश की 34वीं राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश का गठन होने के बाद 25वीं राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नायक या आनंदीबेन पटेल? तो भैया आनंदीबेन पटेल ने जो है 34वीं राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के गठन होने के बाद 25वीं राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ली थी आनंदीबेन पटेल ने। अगला क्वेश्चन 92, किस राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पेश किया? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पेश किसने किया था? तो ये दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। अगला क्वेश्चन 93, निम्न में से किस साहित्य व्यक्तित्व का जन्म वाराणसी में नहीं हुआ है? कबीरदास, रविदास या संपूर्णानंद सूरदास? किसका जन्म वाराणसी में नहीं हुआ? तो भैया सूरदास का। किसका नहीं हुआ है? सूरदास का जन्म आपका वाराणसी में नहीं हुआ है। ये आपके ये कहें आगरा क्षेत्र के थे। राम बारात महोत्सव मनाया जाता है कानपुर, आगरा, मथुरा, संभल। राम बारात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। राम बारात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ज्ञान भारती पत्रिका कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी? ज्ञान भारती पत्रिका ये लखनऊ से निकलती है। कहाँ से निकलती है ज्ञान भारती पत्रिका? आपकी लखनऊ से निकलती है। ज्ञान भारती पत्रिका कहाँ से निकलती है? लखनऊ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लखनऊ से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? 3 माह तक, 14 दिन, 28 दिन या 75 दिन तक? वित्त विधेयक को विधान परिषद में कितने दिन तक आपका होल्ड किया जा सकता है या विलंबित किया जा सकता है? बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आपका कितना? 14 दिन तक विलंब कर सकते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 1, 2, 3 या 4? कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। तो भैया अभी तक 2 ही, एक तो सुश्री मायावती और एक सुचिता कृपलानी, है ना। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? तो भैया उत्तर प्रदेश का है। भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक है? तो भैया यूपी का है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का देश में किस उत्पादन पर प्रथम स्थान नहीं है? गेहूं, दुग्ध, गन्ना? तो भैया जौ के उत्पादन। गेहूं, दुग्ध और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान है, बाकी आपके जौ के उत्पादन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 100वां है, उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ? तिरंगा बर्फी, तो ये तिरंगा बर्फी कहाँ से है बताओ जल्दी से? तो ये वाराणसी की है। बनारस से जो है जीआई टैग मिला है तिरंगा बर्फी को। ये कहाँ से? आपकी वाराणसी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कवर होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। ठीक, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमने 100 सेट पेपर आज लॉन्च कर दिए हैं, 100 सेट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। और साथ में साथ देखो स्टडी मटेरियल आपका पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपका 1500 रुपये में। पीडीएफ नोट्स बंडल 499 में। अभी एक ऑफर चल रहा है तो भैया ऑफर का लाभ उठा लो। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, सीधा सीधा 50% डिस्काउंट। 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है VAA50। ये कब तक है आपका? 31 मई तक है, 31 मई तक है ये। VAA50 आपको कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है? VAA50। ये जो आपका एक है 499 वाला है ना, ये आपको मिल जाएगा 250 में, 250 रुपए में। ठीक, और आगे बात करें, आपके 50 प्रैक्टिस सेट 999 में है। ब्रह्मास ये आपका 150 रुपए में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। कंप्यूटर 999 रुपए में पूरा कंप्यूटर मिलने वाला है स्पेशल। आपका जो है 12,000 प्लस MCQ 250 रुपए में मिलेगा। ये आपका 50% VAA50 कूपन कोड लगाने पर। यूपीजी के स्पेशल 99 रुपीज में। कृषि प्राविधिक सहायक के लिए आपका मेगा टेस्ट सीरीज आपकी 149 है, 149 रुपए में 3 महीने के लिए।
वैलिडिटी कितनी, 3 महीने के लिए 149 में, 149 में मिलने वाला है ना। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। 149 में आपकी मेगा टेस्ट है, जिसमें 40 अल्ट्रा लेवल, 50 सेक्शनल टेस्ट हैं, 50 टॉपिक हैं और परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। और आपके 100 और 50 टेस्ट सीरीज तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। ये आपका देखो 799 में नहीं, मात्र 399 में मिलने वाला है। ये 499 में नहीं, मात्र 249 रुपए में मिलने वाला है। 50 सेट पेपर फुल लेंथ और 100, ये लगभग 5000 क्वेश्चन है, एक लगभग आपके 10,000 क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बाईलैंग्वेज आपके जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 499 रुपीज में आपके घर पर प्रिंटेड या फिर कहें घर पर डिलीवर करके एक बुक 30 प्रैक्टिस सेट वाली, जो कि 5 विकल्प के साथ है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। एक किताब आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पर डिलीवर करके दी जाएगी। ये सारा जो है आपको मिलने वाला है विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट visionagriacademy.in। और साथ में साथ एक आपका टारगेट बैच शुरू हो रहा है भैया। वैसे तो 500 है, लेकिन 250 रुपए में मिल जाएगा यदि आप कूपन कोड लगाते हो VAA50। कूपन कोड अप्लाई करना है, 50% डिस्काउंट है। VAA50 जो है कूपन कोड आपको लगाना है, वाह 50, VA50। थैंक यू भैया। ठीक, तो भाई आज तो थोड़ा सा इजी था सेट पेपर, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छे सेट पेपर आपके लिए लेकर आए। तो लगभग आपके देखो 40-45 दिन है, तो 45 सेट पेपर तो करवा देंगे। पर डे का एक सेट पेपर करवा देंगे, संडे को एक स्पेशल सेट पेपर करवा देंगे, जिसको डिटेल करवा देंगे। 3-4 घंटे की क्लास, 3-4 घंटे आप लोग बिल्कुल से ये कहो कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे केवल 100 क्वेश्चन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए।